अच्छा बेटा मैं फिर से बताता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बताना है कि X एक हेलोजन एटम है और बताएं कि वो हेलोजन कौन सा है। डिड्यूस द आइडेंटिटी ऑफ X गिविंग अ रीजन। तो आपको बेटा कल की क्लास में मैंने ये बताया था कि जो हेलोजन्स होते हैं उसमें जो पीक आती है वो M और M+2 आती है, क्योंकि जो इसके आइसोटोप्स हैं क्लोरीन का 35 37 दो का डिफरेंस आ रहा है। अगर ब्रोमीन के आप आइसोटोप देखें तो 79 और 81 दो का डिफरेंस है, इसलिए जो इसकी पीक होगी वो M और M+2 होगी। यहाँ पर आप जरा देखें, एक पीक आपको 122 और एक पीक 124 पर नजर आ रही है। अगर वो आपको क्वेश्चन में ये ना भी बताता कि हेलोजन एटम इसमें है या नहीं है, तो आपको खुद बेटा ये प्रिडिक्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि जो पीक आ रही है एक M मॉलिक्यूलर आयन की पीक है और एक M+2 की पीक है। तो आपको खुद प्रिडिक्ट कर लेना चाहिए था यहाँ पर कि हेलोजन एटम इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, या आपको खुद प्रिडिक्ट करना चाहिए था। लेकिन उसने आपको बता दिया कि X हेलोजन है इसमें। आपने सिर्फ क्या बताना है बेटा, आपने उसकी आइडेंटिटी बतानी है कि जो X है वो अब कौन सा हेलोजन है, ये आपने बताना है कि X हेलोजन कौन सा है। तो देखें, जो ब्रोमीन के आइसोटोप्स होते हैं आपको बताया था कि उसकी जो परसेंटेज होती है वो इक्वल होती है 50-50%। तो यहाँ पर आप इन दोनों की हाइट्स देख लें, क्या इन दोनों पीक्स की हाइट तकरीबन एक जितनी है या नहीं एक जितनी है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स बेटा यहाँ पर क्या होगा, आपका ब्रोमीन होगा, राइट। एक्स इज द ब्रोमीन। क्योंकि क्योंकि आप आगे रीजन बताएंगे, M and M+2 peak height आर सेम, क्योंकि बेटा इनकी पीक हाइट सेम है। बट अगर आपको प्रॉब्लम होगा मुझे काइंडली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। इफ द रिलेटिव हाइट्स ऑफ M and M+1, अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं बेटा। If the relative heights of M and M+1 peak are 9 and 0.3 respectively, calculate the value of P. P क्या है बेटा, देखिए ऊपर क्वेश्चन में, P is the number of carbon atom, ये देखिए P is the number of carbon atom, ठीक है। अब आपने use this value and mass to charge value of the molecular ion to calculate the value of Q, and hence the molecular formula of the compound. Show your working. इसके अंदर आपने क्या बताना है, एक तो आपने बताना है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितनी है, ठीक है। पहले आपने बेटा पी बताना है, पी। पी क्या चीज है, पी आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है। देन आप क्यू का भी बताएंगे, तो पहले बेटा पी बता दें, बताएं पी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या बताया था। n इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.1 और परसेंटेज अबंडेंस जो होगी M+1 की और M की। जैसे बेटा आप वैल्यूज डाल दें, 100 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू M+1। M+1 की बेटा ये है 0.3 और M की कितनी है जी, 9 है हाइट। अब बेटा आप इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करें आप। हंड्रेड टाइम्स 0.3, तो बेटा ये 30 आ जाएगा, और 1.1 टाइम्स 9, ये आ जाएगा बेटा 9.9। तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास 30 डिवाइडेड बाय 9.93 आ गया। निमरान ठीक बताया बेटा। तो आपके पास कार्बन तो आपको पता चल गया कितने हैं, 3 है ना। अच्छा बेटा देखिए दूसरा आपको पता है X1 है ना, X भी आपको पता है कि Br 1 है। अब मसला रह गया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कितने हैं। तो हाइड्रोजन के लिए वो क्या कह रहा है कि आपने क्यू बताना है, हाइड्रोजन की मतलब क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कि हाइड्रोजन कितने हैं। अब आगे देखिए जरा सोचें क्या करना चाहिए हमें, हाइड्रोजन का पता चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बेटा ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। आप बेटा ये देखें, आपके पास ये जो 122 है ना,
ये आपके पास पूरे मॉलिक्यूल का mass आ रहा है. 122 is the mass of whole molecule. मतलब CpHqBr प्लस का mass कितना है? 122 है. अब क्योंकि मॉलिक्यूलर आइन है ना बेटा, आपको इसमें पता चल गया कार्बन 3 है. कार्बन कितने हैं? 3 है. ब्रोमीन का बेटा आपको पता चल गया, ब्रोमीन का मैस भी 79 वाला हम डालेंगे. 122 है ना, तो 79. अगर मैं 124 लेता तो आपने 81 जो हाइयर आइसोटोपिक मैस है वो डालना था. अब H नहीं पता बस, तो कुछ पता है क्या करेंगे? कार्बन का कितना होता है देखिए मैस, कार्बन का 12 इंटू 3 करें ना, 36 हो गया. H नहीं पता आपको. ब्रोमीन का बेटा कितना आ रहा है बताएं? ब्रोमीन का है 79. आप जरा इनको ऐड कर दें, अगर 36 प्लस 79 तो 115 आ रहा है. 115. H के बारे में कुछ नहीं पता. 122 बेटा इसको उधर ले जाए. H इज इक्वल टू 122 माइनस 115, तो आपके पास क्या आ रहा है जी? 7 आ रहा है. इसका मतलब है कि हाइड्रोजन 7 होंगे. फॉर्मूला आपके पास ये बनेगा भाई, C3H7Br. ये मैंने ऐसी इतनी लंबी वर्किंग की, आप ज़बानी भी बता सकते थे बेटा, ठीक है, लेकिन मैंने आपको सर समझाने के लिए थोड़ी लंबी वर्किंग कर दी है. ये आप वरना माइंड में खुद कर सकते हैं कि देखिए आपको कार्बन का पता चल गया था, Br आपने बता दिया था. Br ऑलरेडी 1 है. देखिए Br X के नीचे ना उसने कुछ लिखा नहीं हुआ, तो इट मीन ये ऑलरेडी 1 है बस. तो Br 1 था. हाइड्रोजन नहीं पता था. टोटल मैस आपको बेटा पता चल गया था. टोटल मैस कहां से पता चला? टोटल मैस आपको ये मॉलिक्यूलर आइन से पता चला भाई. तो ब्रोमीन का मैस कौन सा डालेंगे? 79 वाला, क्योंकि आपने लोअर मैस लिया. अगर आप 124 लेते फिर ब्रोमीन 81 आप रख लेते. तो 36 कार्बन का मैस आ रहा था, ब्रोमीन का 79 था. टोटल आपको पता था कितना है? 122 है. तो आपने बेटा 36 79 को ऐड कर लिया, 115 आया. 115 को 122 से माइनस किया तो हाइड्रोजन का मैस आ जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 हाइड्रोजन होंगे इस फॉर्मूला में. अंडरस्टूड ना बेटा? अब मैं आता हूं नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है. अब बेटा देखें, नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि सजेस्ट अ फॉर्मूला फॉर द आइन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक लेबल आर. ये जो आर है ना, कह रहा है ये आर कौन सा आइन है जो ये पीक बना रहा है? कौन सा आइन है जो ये पीक बना रहा है? अभी देख लेते हैं. ये 122 था मैस, ठीक है, और हायर वाले का 124 है. बेटा आर देखें, आर का वो कह रहा है कि विच आइन इज रिस्पॉन्सिबल. कौन सा आइन है जी? आर जो है ये कौन सा आइन है? अब आप जरा देखें कि ये 122 था, राइट. ये एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूं क्योंकि ये ग्राफ इतना क्लियर आपको नजर नहीं आएगा, ब्लर है. 40 41 42 43. बेटा ये आर जो है ना, मैंने नीचे से रीड किया है, 43 पर आ रहा है. कितने पर आ रहा है? 43 पर. मॉलिक्यूलर आइन बेटा पीक कितने पर है? 122. ये आर 43 पर आ रहा है. तो मॉलिक्यूलर आइन का फॉर्मूला आपको पता है, C3H7Br. वो कह रहा है बताएं विच आइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पीक. पता है क्या करें? डिफरेंस निकालें जरा इसका. 122 माइनस 43. 122 माइनस 43. बेटा क्या आंसर आएगा? 122 माइनस 43 79. इसका मतलब ये हुआ कि 79 वाला फ्रेगमेंट टूटा है. इस मॉलिक्यूल से कौन सा फ्रेगमेंट टूट गया है? 79 वाला. तो वो कौन सा फ्रेगमेंट होगा जो अलहदा हुआ होगा? अब जरा देखिए, ये इस तरह हुआ होगा फिर कि CH3, मैं जरा इसको ओपन करके लिखता हूँ, CH3 CH2 CH2Br. बेटा जब इसको आपने गन मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन पास करवाए होंगे तो यहां से बॉन्ड टूटा होगा अगर, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया होगा ये वाला, तो CH3 CH2 CH2 प्लस और Br डॉट. ये Br डॉट तो नहीं शो होगा ना, फ्री रेडिकल है, ये तो मशीन में जाया हो जाएगा. ये जो
पॉजिटिव आइन है, ये आपको मिलेगा। इस CH3 CH2 प्लस के जरा मैस निकाले, मॉलिक्यूलर मैस कितना आ रहा है, 3 कार्बन है तो 12 टाइम्स 3 करें 36, और हाइड्रोजन ऐड करें 3 + 2 + 2 7, बेटा इसमें 7 आप ऐड कर दें तो 43 आ रहा है। तो क्या बेटा मैं ये नहीं लिखूंगा कि जो R है ये C3H7 प्लस की वजह से आ रहा है, क्योंकि बेटा मुझे देखते साथ ही वैसे पता चल गया था, मुझे देखते साथ ही पता चल गया था कि 79 वाला अगर फ्रेगमेंट टूट के जाया हुआ है तो ये ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन अलहदा हो गया होगा, C3H7 का आइन बन गया होगा। क्लियर है ना बेटा? तो अब आपने ये बताना था कि सजेस्ट अ फार्मूला फॉर द आइन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक लेवल R। ये जो R है वो कौन सा आइन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मॉलिक्यूलर आइन आपको पता था C3H7Br, इसका टोटल मैस पता है 122 है, और R का मैस बेटा आपको पता है कि R जो है वो 43 आ रहा है। मैंने क्या किया, 122 - 43 किया तो मुझे डिफरेंस पता चला 79 का फ्रेगमेंट टूट गया है, तो 79 क्या था, फिर ब्रोमीन था। तो फिर आइन किस, जो वो पीक आ रही है वो किस आइन की आ रही है, वो C3H7 प्लस की आ रही है। मैं अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं बेटा, देखें अगर वो यहां ये क्वेश्चन करता, अगर बेटा वो यहां क्वेश्चन करता, सेम लाइन थी लेकिन लेबल एक्स करता है, एक्स कि सजेस्ट अ फार्मूला फॉर द आइन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक लेबल एक्स, और एक्स का बेटा हमने जो मैथ्स निकाला होता है सपोज वो 79 आ रहा होता, तो फिर मैंने नीचे आंसर क्या लिखना था, फिर Br प्लस लिखना था, Br प्लस। अगर एक्स जो है उसका मैथ 79 होता तो फिर इसका मतलब है ब्रोमीन का पॉजिटिव आइन बना और जो डिटेक्टर पर डिटेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा बेटा अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आपको तंग कर सकता है। इन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ अल्कोहल, इन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ अल्कोहल, ये बेटा क्वेश्चन है। In the fragmentation of alcohol which occur in a mass spectrometer, small stable neutral, small stable neutral molecule are sometimes produced। कह रहा है अल्कोहल की जब फ्रेगमेंटेशन होती है बेटा, वैसे तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई मॉलिक्यूल टूटता है, हमने ये पढ़ा है, कल आपको मैंने ये बताया था, जब भी मॉलिक्यूल टूटेगा एक फ्री रेडिकल बनेगा जो कि हाईली रिएक्टिव होगा, दिस इज नॉट स्टेबल, और एक क्या बनेगा, आइन बनेगा। ये पढ़ा था ना, जब भी मॉलिक्यूल टूटेगा तो एक फ्री रेडिकल बनेगा और एक आइन बनेगा। लेकिन यहां पर वो ये कह रहा है, यहां पर वो ये कह रहा है कि आपका जो मॉलिक्यूल टूटा उससे स्मॉल स्टेबल, नॉट रेडिकल, स्टेबल और न्यूट्रल मॉलिक्यूल समटाइम्स ये भी बन जाते हैं। वो कह रहा है समटाइम, वो कह रहा है कि स्मॉल स्टेबल न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनते हैं। सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ टू सच मॉलिक्यूल, और जिनका MR 30 से कम होना चाहिए। बट अब कोई भी अल्कोहल ले लें, कोई भी ना, क्योंकि आपने उसने स्पेसिफाई नहीं किया, तो आप कोई भी अल्कोहल ले लें। गुड बेटा अली, आपने ठीक बताया, एल्कीन में हो जाएगा, वेल डन। तो ये बेटा देखें आपके पास, मैं एथेनॉल ले लेता हूँ। अब जो बच्चे ये कह रहे होंगे एथेनॉल क्यों लिया भाई, तो उसने कहा कोई भी अल्कोहल लें, आप प्रोपानॉल ले लें। अब ना आपने इसकी कोई ऐसी फ्रेगमेंटेशन करानी है कि जिससे स्टेबल न्यूट्रल मॉलिक्यूल बने, फ्री रेडिकल ना बने, नॉट फ्री रेडिकल, नॉट आइन, स्टेबल। मैं चले आपको इस तरह करता हूं, अगर इस तरह समझाऊं, बट अगर मैं यहां से बॉन्ड तोड़ूं, ठीक है, आपको चलो आइन भी बनाकर दिखा देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक H+ बन गया ना, किसका H+ बना, ये देखिए इसका, ये बड़ा H+ में चला गया, राइट। दूसरे का मैं फ्री रेडिकल चले बना देता हूँ, ये जो दूसरा हाइड्रोजन है ये वाला, इसका मैं फ्री रेडिकल बना देता हूँ। तीसरा बेटा देखें, आपको ये शो नहीं करना, इस तरह समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तीसरा ऐसा करते हैं जी कि इसका भी आइन बना देते हैं, OH+, ठीक है। सॉरी, इस तरह करते कि यहां से ये बेटा आपके पास है H, ठीक है,
बेटा कार्बन कार्बन ही करते हैं निम्रा, कार्बन कार्बन ही करते हैं, लेकिन सम टाइम वो इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं ना बीच में, हमने कार्बन कार्बन ही ब्रेक करना होता है। देखिए अब ये जनरली तो आपने देखा कि स्टेबल नॉर्मल मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो तो डिटेक्ट ही नहीं होते, वो तो हम डिटेक्ट ही नहीं करते, लेकिन अब उसने क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसलिए आपको यहाँ पर ये सारा करने की जरूरत नहीं है, आप जुबानी भी बता सकते हैं भाई। आप अगर देखें इस एथेनॉल में कि कौन से मॉलिक्यूल इससे रिलीज हो सकते हैं, H2 गैस बन सकती है, CO गैस बन सकती है, इथीन बन सकता है, लेकिन मैं आपको चले फिर भी बताता हूँ कि इस तरीके से अगर हम फ्रेगमेंटेशन करें तो क्या आपका स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा। अब देखें फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यहां से तोड़ें बेटा इधर से, ठीक है, और इसका आपने बेटा आइन बना दिया, ये जो मैंने मार्क कर रहा हूं ना इसका आइन बनेगा, ये H+, और बेटा यहां से OH+। अब देखें ये आपका मॉलिक्यूल ये रह गया जी, ये रह गया आपका मॉलिक्यूल। अब पता क्या होगा, ये जो आपका मॉलिक्यूल रह गया ना बेटा, इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ग्रीन कलर से जो मैं शो कर रहा हूं, ये क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे इधर आके, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए सारा काम किया, आपको ये वहां शो नहीं करना बेटा, आपको वहां पर बेसिकली सोचना है, कोई आपको इक्वेशन नहीं बनानी। अब देखें ये एथेनॉल है, आपको दो काम सोचने, आप ऐसे सोचें कि अगर ये मॉलिक्यूल टूटे तो कौन कौन से मॉलिक्यूल बन सकते हैं, वैसे गैस करें, चलो खुद ही गैस करें, अगर आप एथेनॉल को तोड़ते हैं तो कौन कौन से न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन सकते हैं, क्या CO बन सकता है या नहीं, पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, CO बन सकता है ना, CO लिख देते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, क्या H2 बन सकता है, बन सकता है, तो ये H2 लिख दिया। तीसरी पॉसिबिलिटी देखें बेटा, क्या आपके पास इथीन बन सकता है, नहीं बन सकता है, इथीन, इथीन का बताएंगे, C2H4। और तमाम वो मॉलिक्यूल बनाने हैं जिनका मैस जो है ना, जिनका मैस जो है बेटा 30 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, आपने तमाम वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मैस 30 से कम होना चाहिए, तो ये भी बन सकता है बेटा, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से देखें, वाटर बन सकता है, वाटर, वाटर बन सकता है क्या, ये देखें अगर मैं ऐसे निकालूं, वाटर बन सकता है, तो आपके पास बेटा मार्क स्कीम में सारे ऑप्शन है, आप कोई से दो लिख दें, CO लिख दें, H2 लिख दें, H2O लिख दें, C2H4 लिख दें। देखिए आप खुद सोचें, वो कह रहा है कि आपने आयन नहीं बनाना, स्मॉल मॉलिक्यूल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, नॉट फ्री रेडिकल, न्यूट्रल होना चाहिए। तो अब आप सोचें कि एथेनॉल या किसी भी अल्कोहल से आपने एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाना है, इसको तोड़कर, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या बनेगा, इतनी केमिस्ट्री तो आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि या तो आप बेटा हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे, या आप CO की तरफ जाएंगे, या आप इथीन की तरफ जाएंगे, या आप वाटर की तरफ जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर कोई से दो मॉलिक्यूल लिख दें, CO लिख दें या H2 लिख दें, ठीक है। बताएं जरा बेटा, ठीक हो गया या नहीं। ये तो मैंने जो इक्वेशन बताई है तो आपको समझाने के लिए कि अगर इथीन, आप अगर कोई ये पूछे सर कैसे बन रहा है इथीन, तो मैंने ऊपर समझाने के लिए बता दिया है, आपको सिर्फ प्रिडिक्ट करना है कि वो मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ठीक है। देखें CH4 तक अलाउ किया हुआ है उसने, CH4 तक अलाउ किया हुआ है कि जो बच्चा CH4 लिखेगा वो भी ठीक है। ये आप लोग जो आंसर लिखने बेटा इसको लिखते जाइए, सब मार्क स्कीम में पॉसिबिलिटीज दी हुई है कि CH4 लिख दे, CO लिख दे, H2 लिख दे, H2O लिख दे, C2H4 लिख दे, ऑल आंसर्स आर एक्सेप्टेबल। अब बेटा आगे चल रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ बेटा इस क्वेश्चन को देखें, propene was treated with bromine in the presence of chloride ion. बड़ा ब्रोमीन प्रोपीन का रिएक्शन हो रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 in the presence of bromide ion, in the presence of chloride ion। सो बड़ा क्या होगा, देखिए मैं आपको मैकेनिज्म करके दिखाता हूं पहले, कि ये जो पाई बॉन्ड इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, CH3 CH CH2Br पॉजिटिव, Br नेगेटिव, और इन द प्रेजेंस ऑफ Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में हो रहा है ना बेटा, ये आपका हो रहा है रिएक्शन। अब बेटा देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, जरा बताएं, गैस करें, नेक्स्ट स्टेप में कौन रिएक्शन करेगा,
आपके जहन में आ रहा होगा ब्रोमाइड करेगा, है ना? लेकिन आपके जहन में ये क्यों नहीं आ रहा कि क्लोराइड भी कर सकता है रिएक्शन? भाई क्लोराइड भी रिएक्शन कर सकता है। इट्स अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, स्मॉल आयनिक साइज है इसका, साइज स्मॉल है ना क्लोराइड का, तो चार्ज इसके ऊपर ज्यादा है ना। तो क्या क्लोराइड इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को अप्रोच नहीं कर सकता? चलें सपोज करते हैं आपके जहन में ये नहीं आई बात, आपने एग्जाम में यही किया जी, आप इसी ब्रोमाइड को लेके जा रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CHBr एंड CH2Br। सपोज करते हैं आपके ये बना। अच्छा अब आप अगर ये करते हैं ना बेटा काम, तो आप देखेंगे कि आपके पास 156 मैस टू चार्ज रेशियो जरा क्या आ रहा है। जरा कोई बच्चे इसका MR तो निकाले ना, दोनों ब्रोमीन्स को 79 कंसिडर करते हुए कैसे निकालेंगे? कितने कार्बन है? 12 इंटू 3 36 प्लस 79 प्लस 79 प्लस 3 4.6। फिर आपके पास मैस पता क्या आ रहा है? 200 आ रहा है। कितना मैस आ रहा है? 200। क्या यहाँ पर मैस टू चार्ज रेशियो कहीं पर 200 है? नहीं है। तो आपको फौरन ये फिर सोचना होगा कि यार ये तो मॉलिक्यूलर आइन जो है, ये जो आपके पास हाइट आ रही है, ये तो यहाँ की मैच ही नहीं कर रही हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है ना कि सेकंड स्टेप के अंदर ब्रोमाइड के बजाय क्लोराइड रिएक्शन कर जाए, क्योंकि ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है। उसने कहीं नहीं कहा कि ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो अगर आप इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं और ब्रोमाइड ऐसे ही रहता है, तो अब जरा देखें CH3 CHCl CH2Br। अब जरा इसका बेटा आप MR निकालें। इसको भी लोअर एटॉमिक मैसेज रखें, जो आइसोटोप है ना दोनों के कम वाले रखें। 35 लें, इसका 79 लें। अब बेटा इसको जरा MR निकालें, क्या आ रहा है? 35 प्लस 79 प्लस 36 प्लस 3 4 5 6, 156 आ रहा है भाई। क्या आ रहा है? 156। तो क्या बेटा ये बात कंफर्म नहीं हो रही यहाँ से? क्या ये बात कंफर्म नहीं हो रही यहाँ से कि जो 156 है ये इस वजह से होगा CH3 CHCl CH2Br प्लस, ये इसकी वजह से ये पीक आ रही है 156 पर। दूसरी पीक वो कह रहा है 158 पर आ रही है भाई। एक पीक जो है आ रही है वो 158 पर भी आ रही है। M+2 हो रहा है। देखेंगे M+2 नहीं हो रहा क्या? ये M है तो ये M+2 है, क्योंकि मैस 156 से 158 हो रहा है ना। ये रिलेटिव हाइट्स को देखने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर हमें इतना हेल्पफुल नहीं है। लेकिन 158 से बेटा आपको ये बात क्लियर हो रही है कि अब क्या होगा, 158 की जो पीक आ रही है उसमें कोई हैवियर आइसोटोप यूज हो रहा है, या क्लोरीन का या ब्रोमीन का, आप दोनों में से जो मर्जी लगाएं, आपकी मर्जी है। बेटा अगर मैं यहाँ पर इस तरह करूँ, यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ, चले अभी ऊपर आपने बल्कि लिखना है, लाजमी है ये कि आपने क्लोरीन 35 लिया था और ब्रोमीन 79 लिया था। अब दूसरा मॉलिक्यूल बेटा जो 158 पर आ रहा है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 CHCl CH2Br, क्लोरीन में 35 और ब्रोमीन में 81 वाला ले लेता हूँ। या बेटा वो ये कहता है कि आप इसमें ये भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखें कि CH3 CHCl CH2Br, आप क्लोरीन 37 वाला लें, ब्रोमीन 79 वाला लें। बेटा ये देखें, ये काम भी कर सकते हैं। ये इसकी आ रही है, क्योंकि नीचे स्पेस हम नीचे लिखते हैं बेटा। वो कह रहा है आइडेंटिफाई द स्पीशीज रिस्पांसिबल फॉर दीज पीक्स। तो बेटा पहली पीक के लिए तो मैंने लिख दिया कि CH3 CHCl ऊपर मैस लिखना मस्ट है, वरना उसको कैसे पता चलेगा आप किस आइसोटोप की बात कर रहे हैं। अच्छा बाद बच्चे ना ऐसे लिख कर आ जाएंगे, बस इनका भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो आयंस डिटेक्ट होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डालना मस्ट है, तो 1+ चार्ज सारे के ऊपर। दूसरा जो है बेटा, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं 158 पर, कि क्लोरीन 37 वाला भी हो सकता है, 35 वाला भी। तो इसलिए यहां पर आप दो लिखेंगे, CH3 CHCl 35 CH2Br 81, या
प्लस डालेंगे, या बेटा आप यहाँ लिखेंगे CH3 CH Cl37 CH2 Br79 प्लस। बेटा ये बात मुझे बताएं, समझ आ रही है ना जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं? और तीसरा वाला वो कह रहा है कि एक जो है M+4 आ रहा है भाई, M+4, ये M था, ये M+2 था, ये M+4 आ रहा है। M+4 का मतलब है कि जो कल आपको बताया था M+4 कब बनेगी, when 2 halogen atoms are present। और दोनों हेलोजन एटम्स क्या होंगे, दोनों हेलोजन एटम्स क्या होंगे, उसके अंदर दोनों हेलोजन एटम्स जो हैं वो आपके पास हेवियर आइसोटोप वाले होंगे। M+2 भी बेटा क्या होगा, when 2 halogen atoms are present। ठीक है, यहां पर अब आपके पास M+4 में जो 2 हेलोजन एटम्स होंगे, दोनों का एटॉमिक मास क्या होगा, हैवी होगा। दोनों आपने वो आइसोटोप यूज करने हैं जिनका बिगर मास है। तो यहां पर आप लिखेंगे CH3 CH Cl37 CH2 Br81 प्लस। जी बेटा ठीक हो गया ना ये बात? देखिए उसने क्या पूछा है, उसने आपसे ना बेसिकली आपको मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म आपको आपने आप लोगों ने समझने के लिए किया कि ये आपके पास हुआ, क्योंकि पहले मैंने Br डाल के देखा था वो इन वैल्यू से मैच ही नहीं कर रहा था। फिर मेरा ध्यान क्लोराइड की तरफ किया, मैं भी क्लोराइड रिएक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ, तो वो फिर कर रहा था। तो फिर जब मैंने दोनों के बेटा लाइटर आइसोटोप लिए तो मैस बना 156, दोनों के हैवियर आइसोटोप डाले तो मैस बना 160, और एक हैवी और एक लाइटर डाला तो मैस बना 158। बस उनके मैंने यहाँ पर फॉर्मूलाज लिख दिए, राइट। अब अगला पार्ट, अ लार्ज पीक। अच्छा आपको बेटा एक बात बताऊं, इसके क्वेश्चन जो है ना पास पेपर में काफी कम आते हैं, इतने ज्यादा नहीं आते, मोस्टली वो बस नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने के लिए कह देता है, लेकिन क्योंकि एएस के सिलेबस में इस साल डाला गया है तो यहाँ से क्वेश्चन मस्ट आएगा। ठीक है, अब अगला पार्ट देखें, अ लार्ज पीक वाज प्रेजेंट इन द स्पेक्ट्रम विद अ मास टू चार्ज वैल्यू ऑफ लेस देन 20, सजेस्ट द मास। देखें वो कह रहे हैं सजेस्ट, इसकी वर्डिंग पर गौर करें ना कि आपने खुद सोचना है बेटा कहीं इसमें देखना है कि ये किसकी वजह से हो सकता है। सजेस्ट द मास वैल्यू फॉर द पीक एंड द स्पीशीज दैट प्रोड्यूस इट। वो कह रहा है बेटा कि एक लार्ज पीक आपको मिली है और जो लार्ज पीक है वो लेस देन 20 पर आ रही है, लेस देन 20 पर। ये आपका मॉलिक्यूल है सपोज CH3 CH Cl CH2 Br प्लस। बेटा जरा खुद सोचें, आप कह रहे हैं ये मॉलिक्यूल टूटा और एक ऐसा आयन बना जिसका मैस लेस देन 20 है। ये टूटा और इसके टूटने के बाद जो आयन बना है वो क्या है, उसका मैस लेस देन 20 है। आप बताएं कि वो स्पीशी क्या होगी। जब स्पीशी बताएंगे तो फिर आप मैस देखना है इसी में से ही। पर अगर आप Br को तोड़ें तो Br का मैस तो 20 से कम नहीं आ रहा, नहीं तो 20 से बहुत ज्यादा है। ठीक है, 20 से ज्यादा है। अगर आप बेटा यहां से तोड़ें इस कॉर्नर से CH3 को, बेटा अगर आप तोड़ें बनाए तो बताएं कि CH3 प्लस बेटा इसका मैस कितना होगा, CH3 प्लस। और ये फ्री रेडिकल बेटा बनता है, आपको पता है कि ये मोस्ट कॉमन है, ये मैं आपको बता दूं, जो मैथमेटिक्स में मोस्ट कॉमन आयंस बनते हैं ना, मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंट, वो CH3 प्लस है, ये मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंट है। C2H5 है, दिस इज मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंट। C3H7 दिस इज मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंट। और जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन होते हैं या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वो मोस्ट कॉमन होते हैं बेटा। यहाँ तो क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर वो बनाएंगे तो मैस 20 से बढ़ जाएगा, राइट। तो इसलिए आपने मैस 20 से कम रखना है, इसलिए प्राइमरी कार्बोकेटाइन की तरफ आप जाएंगे। तो ये मोस्ट कॉमन बेटा फ्रेगमेंटेशन होती है, इसको याद रखिएगा। CH3 प्लस मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। अब बेटा ये CH3 प्लस आप लिखेंगे यहाँ पर, और कितना इसका मैस कितना है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 315, 315 पर आ रहा है। पर देखिए इसके अलावा आपको और कोई मिले, और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन आप ये याद कर लें, पहले ये याद करेंगे फिर आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। पहले क्या याद करें कि जो मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंट है मैस स्पेक्ट्रोमीटर में वो मिथाइल है, इथाइल है और प्रोपाइल है। और इसके अलावा
सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड टर्शियरी कार्बोकेटाइन। ये मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंट है, ये बहुत ज्यादा बनते हैं। जो मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंट होते हैं उनकी लार्ज पीक आती है, ठीक है, उनकी पीक ज्यादा आती है। तो आपसे वो कह रहे थे कि आप मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंट बनाएं, तो आपका ध्यान फौरन जाना चाहिए ना फिर इस मिथाइल की तरफ कि ये मिथाइल ही बेटा फ्रेगमेंट एक आइन बनाएगा और इसका मैस 15 पर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा भी आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप बार बार इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे फिर आपको बेटा समझ आएगी, अच्छा वो इस एंगल से बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे बेटा आते हैं। अब देखें, अब आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा, कल से कर रहे हैं क्वेश्चन। वो कह रहा है जी कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट कंपाउंड टी CXHYOZ. Part of the mass spectrum of T is shown. The peak height of M and M plus 1. M plus 1 है बेटा 3.4 और M है 33.9. Calculate X number of carbon atom. 2 मार्क्स हैं बेटा इस दफा। आपने कार्बन एटम बताने, शाबाश, जल्दी से फाइंड आउट करें आप सब बच्चे बेटा, खुद करें। ये फॉर्मूला है 100 डिवाइडेड बाय 1.1 इनटू M plus 1 की पीक और M की पीक। 100 डिवाइडेड बाय 1.1, M plus 1 जो आ रहा है 3.4 और M जो आ रहा है 33.9। अब आपके पास बेटा यहाँ पर 340 आ जाएगा इधर, और 1.1 इंटू 33.9 आ जाएगा 37.29। 340 डिवाइडेड बाय 37.29, 9.1 बेटा क्या आ रहा है 9, ठीक है। 9 आपके पास क्या होंगे, कार्बन एटम्स होंगे। अब बेटा देखिए आपने इसको कैसे करना है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा यहाँ पर। वो कह रहा है डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ टी। अब आपसे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहे हैं। CXHYOZ, ये Z है भाई, इसमें X तो आपको पता चल गया 9 है, बाकी कह रहा है बाकी बताएं। टोटल मैस पता है, टोटल मैस पता है भाई कितना है। स्पेक्ट्रम देखें, जो हैवीएस्ट पीक होती है दैट इज द मॉलिक्यूलर मैस, जो हैवीएस्ट पीक होती है दैट इज द मॉलिक्यूलर मैस। तो CXHYOZ का जो टोटल मैस है वो 150 है। टोटल मैस कितना आ रहा है बेटा, 150 आ रहा है, ठीक हो गया। अब बेटा आप देखें, आपके पास टोटल मैस तो है, 9 कार्बन का कितना मैस है ये जरा कैलकुलेट करें। 9 इंटू 12 108। अब आपने बेटा ये आपका रफ वर्क है, ये आपका क्या है, रफ वर्क है। अब आप देखेंगे कि 150 में से ना बेटा आप अगर 9 कार्बन इसका, क्योंकि आ रहा है कितना आ रहा है 108 आ रहा है ना मैस, 108 को माइनस कर दें, 150 माइनस 108 42 आ रहा है जी। 42 का पता है क्या मतलब है बेटा, 42 का मतलब ये है कि आपने इस 42 के अंदर हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को एडजस्ट करना है। इस 42 के अंदर देखें 150 टोटल मैस था, 150 में से कितना मैस कार्बन ने ऑक्युपाई कर लिया, बताएं। कार्बन ने कितना मैस ऑक्युपाई कर लिया, कार्बन ने मैस ऑक्युपाई कर लिया 108। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैस अब बचा हुआ है HYOZ, क्योंकि 108 प्लस दिस, 108 प्लस दिस इज इक्वल टू 150 ना, तो ये कितना है बेटा, ये 42 है। 108 प्लस 42 इज इक्वल टू 150 हो गया। तो 42 के अंदर आपने, अच्छा हाइड्रोजन को सबसे आखिर में करना, आप 42 के अंदर मैक्सिमम देखें ऑक्सीजन कितने आ सकते हैं। ऑक्सीजन का मैस होता है 16, कितने ऑक्सीजन आ सकते हैं भाई 42 में, मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन आ सकते हैं। जो हैवियर मैस होगा पहले उसको एडजस्ट करेंगे। 42 में मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन आ सकते हैं, एक ऑक्सीजन का मैस होता है 16, तो आप पता है क्या करेंगे 42 डिवाइडेड बाय 16 करना, तो आपको आइडिया होगा कि अच्छा इसमें तो 2 आ रहे हैं बस, ये क्योंकि आंसर आएगा 2.6 ना, तो 2 ऑक्सीजन हो सकते हैं। कितने, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं देखें यहाँ क्या करने जा रहा हूँ।
अब मुझे ये समझ आ रही है कि अच्छा अगर 2 ऑक्सीजन में डाल दूं CXHYOZ है ना 150 है, अगर मैं C9 करूं H बेटा Y और O2 करूं, अब देखें 9 कार्बन का मतलब है 108, HY ऐसी है और O2 का मतलब है 32। कितने हो गए 108 और 32 करें 108 प्लस 32 140 बेटा 140 आ रहे, इन दोनों का मैस 140 आ रहा है, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए फिर, एक हाइड्रोजन का मैस होता है 1, तो 10 हाइड्रोजन होने चाहिए 10, ठीक है। तो आप यहाँ फॉर्मूला ये बताएंगे C9H10O2, आप जरा इसका MR निकालें, दैट मस्ट बी इक्वल टू 150। फिर देखिए मैं आपको बताता हूं मैंने क्या किया। सबसे पहला काम ये आप बेटा देख लेंगे मैस स्पेक्ट्रम से कि टोटल मैस कितना आ रहा है 150 आ रहा है। ऊपर क्वेश्चन में आप ये बता चुके हैं कि 9 कार्बन, ये बताने के बाद फिर आपने HY और OZ इनके नंबर्स बताने हैं ना, डिड्यूस द फॉर्मूला, ठीक है। बेसिकली आप इसमें बेटा अब क्या करेंगे कि आप जो हैवी एटम होगा ऑक्सीजन उसको एडजस्ट करेंगे। कैसे, मैंने पहले 108 और 150 में डिफरेंस निकाल लिया, मुझे पता चल गया कि 42 मेरे पास नंबर है और इस 42 में मैंने हाइड्रोजन भी एडजस्ट करने हैं, ऑक्सीजन भी एडजस्ट करने हैं। अब इस 42 में कितने ऑक्सीजन एडजस्ट हो सकते थे, 42 डिवाइडेड बाय 16 किया, 2.6 आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि 2 ऑक्सीजन एडजस्ट करेंगे, जो बाकी बच रहे हैं वो हाइड्रोजन हो जाएंगे। समझ आ गई ना बेटा बात। इसी तरीके से अब आगे चलते हैं। द मैस स्पेक्ट्रम हैज अ पीक, अच्छा ये फॉर्मूला आपके पास ये है C4H10O2, इसका मैस है 150। अब वो कह रहा है मैस स्पेक्ट्रम आपके पास आया है, मैस स्पेक्ट्रम में एक पीक आई है 119 पर, एक आइन है और इसकी पीक आ रही है बेटा एट 119। ये इसी क्वेश्चन से लिंक है, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन से लिंक है। 150 मैच था टोटल और पीक आ रही है 119। तो जरा सोचें कि इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है भाई। अच्छा यहां पर ना क्वेश्चन को जरा एक मिनट हमने पढ़ना है। आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट लॉस्ट फ्रॉम टी टू प्रोड्यूस दिस पीक। आपने अब आइन का नहीं बताना कि कौन सा आइन है जो 119 पर आ रहा है, नहीं, आपने उस आइन का नहीं बताना फॉर्मूला। वेल डन बेटा अलीसा, गुड गुड, अलीसा ने ठीक बताया। आपने रेडिकल का बताना है कि कौन सा रेडिकल है जो लॉस्ट हो गया टी से। दिस इज टी बेटा, ये आपका टी है, ठीक है, ये आपका टी है। और इस टी को जब आपने मशीन में डाला मैस स्पेक्ट्रोमीटर में, तो आपके पास एक पीक आई 119 पर, आइन की वजह से पीक आ रही। आपने बताना है कि जो बीच में लॉस हुआ है मैस वो कौन सा रेडिकल है। तो बेटा इसका डिफरेंस पहले निकाले, 150 माइनस 119, 150 माइनस 119 31 जी। इसका मतलब जो है रेडिकल जो है ना वो 31 वाला है। रेडिकल कितने वाला है, 31 वाला है जो जाया होगा। आपने अब बेटा वो रेडिकल निकालना है इसमें से। हमें नहीं पता इसमें कार्बोक्सिलिक है, इसमें एस्टर है, हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि उसने कुछ नहीं बताया भाई। तो फॉर्मूले के बारे में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक है, ये एस्टर है, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, नहीं। आपने बस कोई ऐसा फॉर्मूला बनाना है, यहां से इसका ऐसा फ्रेगमेंट बनाना है बेटा। इस C9, सॉरी ये C9 है बेटा, सॉरी C9, इस C9H10O2 इसका एक ऐसा फ्रेगमेंट आपने बनाना है कि जिसका मैस 31 हो। तो सोचें बेटा क्या बन सकता है। अच्छा इस तरह सोचते हैं, चले CH3 इसका क्या मैस है 15 है, ये तो नहीं बनेगा। अच्छा C2H5 का बनाएं अगर हम, इसका कितना आता है 29, ये भी नहीं बनेगा भाई। जो मोस्ट कॉमन है ना पहले उसको सोचते हैं ना। अच्छा अब आ जाए बेटा आप, O2 आ रहा है बेटा, O2 आ रहा है, कोई गेस कर सकते हैं कि मे बी ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इस तरह सोच सकते हैं नहीं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक में 2 होते हैं ना और एस्टर भी हो सकता है कार्बोक्सिलिक। तो अगर हम बेटा इस तरह करें
बेटा C2H7 कैसे हो सकता है लीसा? C2H7 तो मैक्सिमम बॉन्ड ही कार्बन, अगर 2 कार्बन होंगे तो 6 होगा ना, और वो भी तो लॉस होगा। C2H7 तो एग्जिस्ट नहीं करता ना जनरली भी, हाइड्रोजन ऐड तो नहीं होता बल्कि उसने टूटना है, ठीक है जी। तो इसलिए C3H7 की तरफ नहीं जा सकते आप। अच्छा, अब अगर हम इस तरह करें, मुझे ये शक पड़ रहा है कि ये O2 है, तो कार्बोक्सिलिक होने के चांसेस हैं। C9H10 की हमें अरेंजमेंट नहीं पता, R लिखकर अगर मैं इस तरह करूं, पर अगर इसका देखें कितना मैस आ रहा है COOH का, चेक करें, ऐसे गेस करते हैं इसका कितना है। कार्बन का आ रहा है 12, ऑक्सीजन का कितना आ रहा है भाई? नहीं, ये तो ज्यादा हो जाएगा है ना, हमारे पास ज्यादा हो जाएगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन ही आपके 32 पे हो जाएंगे, तो ये नहीं काम करेगा। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं, एस्टर भी तो हो सकता है ना, एस्टर। तो अगर हम एस्टर का करें, अगर इस तरह हो ना, ये अगर इसका करके देखेंगे ये कितना आ रहा है, अगर इसका हम रेडिकल बनाए, CH3 का कितना होता है जी? इसका जरा मैस देखें ना, इस सारे का कितना मैस होगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, और पूरे मिथाइल का, कार्बन का 12 और 3 हाइड्रोजन का 15। तो ये देखें बात बन रही है नहीं बन रही, 31। इस तरीके से बेटा आपको ये हिट एंड ट्रायल है, ये बेटा हिट एंड ट्रायल है। ये इस तरह नहीं है कि आप कहेंगे सर ये हमें कैसे, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी अरेंजमेंट। अच्छा, आप कहेंगे जिसके अलावा, इसके अलावा आप बनाते रहे, कोई नहीं बनेगा, बना ले, लेकिन इस तरह का मत बनाइएगा कि कार्बन के बॉन्ड या तो 4 से ज्यादा एक्सीड कर रहे हो, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। CH3O बेटा बिल्कुल ठीक है साहब, CH3O इज द फ्री रेडिकल। तो मैं भी यहाँ लिख रहा हूँ कि हमारा जो फ्री रेडिकल जो लॉस्ट हो गया है वो क्या होगा? CH3O होगा, CH3O, ठीक है, ये आपने बेटा लिख दिया, बस कोई साइड पे लाइन डालने की जरूरत नहीं है, ये आपका बेटा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा ये क्वेश्चन तो हम काफी दफा कर चुके हैं, मैं आपको डायरेक्ट इसका जल्दी से पहले आप लोग कर ले चलिए। इसका एक्स की वैल्यू निकालने देंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ज्यादा आपने देखा है वो ये फॉर्मूला पूछता है, ठीक है। CXHYOZ, ये जी, और कह रहा है कि ये सम सीरियल्स दालों में पाया जाता है, पार्ट ऑफ द मैस स्पेक्ट्रम ऑफ J, M और M प्लस। बेटा ये M है एंड दिस इज M+1। अक्सर बच्चों को स्पेक्ट्रम ऊपर पूरा क्वेश्चन नहीं देखते, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ते और कहते हैं कि ये उसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर उसने M और M+ की आपको हाइट दी हुई है, N इज इक्वल टू 100, 1.1 M+1 ओवर M, वर्ड आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। क्या रहे जी x यहाँ पर आपके पास? देखें M+1 क्या है जी, मैं यहाँ वैल्यूज लिखता हूँ। M+1 आपके पास आ रहा है 14.4 और M आपके पास क्या आ रहा है? 100। इसको सॉल्व करेंगे तो x वुड बी 13। x क्या है आपके पास? 13 है, मतलब इसमें 13 कार्बन है, ठीक है। और आपको अगला क्वेश्चन अब थोड़ा आइडिया हो ही गया होगा, वो फिर वही चीज पूछ रहा है कि एक फ्रेगमेंट बना है, तो आप जरा इसका टोटल मैच देख लो ना, C13HYOZ, टोटल मैच कितना है जी इसका? 250। और फौरन कार्बन का जरा निकाल लिया करेंगे, 13 कार्बन का कितना मैच है? 13 इंटू 12, 156। बड़ा 156 तो कार्बन का मैस है, फिर HY है, फिर OZ है, इज इक्वल टू 250। इनका डिफरेंस निकालने भाई कितना डिफरेंस आता है? 250 माइनस 156, 94 में आपने एडजस्ट करने हैं ये दोनों नंबर भाई, 94 में ये दोनों नंबर एडजस्ट करने हैं। लेकिन वो आपसे फॉर्मूला पूछ ही नहीं रहा, वो तो आपसे कुछ और पूछ रहा है भाई नीचे, तो हमें ये वर्किंग नहीं करनी। वो कह रहा है कि ये बताएं, वो कह रहा है ये बताएं कि मैस स्पेक्ट्रम हैज अ पीक एट 205। 250 पर तो उसकी पीक आ रही है ना भाई, 250 पर तो इसकी पीक आ रही है मॉलिक्यूलर आइन की, राइट, ये वाली मैं मार्क कर लूं, ये 250 पर आ रही है बेटा। वो कह रहे हैं एक 205 पर आ रही है, ये वाली 205 पर जो पीक आ रही है सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ द फ्रेगमेंट लॉस्ट
from J from this peak. बट अब जरा डिफरेंस निकालें, क्योंकि ये तो वो नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए बेटा हम इसको काट देते हैं, ठीक है। जो पीक आ रही है आपके पास वो आ रही है 205 पर, डिफरेंस कितने का आ रहा है जी? 250 माइनस 205 45 का आ रहा है, ठीक है, 45 का आ रहा है। अब अली आबिद, आपने, मैं इसको चेक करता हूँ, मेरा ख्याल आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे भेजा है, मैं चेक करता हूँ उसको, लेकिन पहले इसको बेटा समझ लो कि डिफरेंस आपके पास आ रहा है। देखिए वो कह रहे हैं कि जो फ्रेगमेंट लॉस्ट हो गया है ना वो बताएं, तो जो लॉस्ट हुआ है वो 45 वाला है, जो लॉस्ट हुआ है वो 45 वाला है, ये फ्री रेडिकल बनाया है इसने, 45 वाले ने फ्री रेडिकल बनाया है और ये लॉस्ट हो गया मशीन में। अब आपने ये प्रिडिक्ट करना है कि ये जो 45 है ये कौन सा फ्रेगमेंट हो सकता है। बेटा इसके लिए देखें आपको क्या करना है। अच्छा पहले तो बेसिक काम पता है क्या क्या करें, ये जो मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंट होते हैं इनको देख लिया करें, CH3 C2H5, इसका सॉरी फ्री रेडिकल बना दें। बेटा इनके मैथ जरा चेक करें, क्या ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे। CH3 का कितना होता है 15, C2H5 का कितना होता है भाई, C2H5 का कितना होगा 29, और C3H7 का कितना होगा 43 होगा ना बेटा। 12 टाइम्स 3 प्लस 5 41 प्लस 7 43। मैं क्यों इनको लेता हूं, क्योंकि ये बेटा इथाइल है, ये मिथाइल है, नीचे वाला प्रोपाइल है, तो ये मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंट है। ये तो नहीं आ रहे ना भाई कि डिफरेंस हमें कितने का मिल रहा है 45 का, तो इसमें से कौन सा यूजफुल है। अगर हम सेकंड वाले को लेके चलें आगे, सेकंड वाले में हम कितना ऐड करें बेटा कि 45 बन जाता है, सेकंड वाले में कितना ऐड करें कि 45 हो जाएगा। सोचे सेकंड वाले में हम कितना ऐड करें कि 45 बन सकता है। 16 16 29 में अगर हम 16 ऐड करें तो 16 किसका एटॉमिक मास होता है, ऑक्सीजन का। तो क्या बात नहीं बन रही अगर हम ऐसे कर दें C2H5 हो। अभी मुश्किल लग रहा होगा आपका बेटा, लेकिन आप जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपका दिमाग इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ना तैयार हो जाएगा कि आपने कैसे सोचना है। फिर देखें मैंने क्या किया है, पहले तो मैंने डिफरेंस निकाला कि डिफरेंस आ रहा है 45 का, कि क्योंकि जो पीक आ रही है वो 205 पर आ रही है। वो आपसे ये नहीं कह रहा कि कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है, वो कह रहा है कि जो लॉस हो गया है, ये जो डिफरेंस आया है ये कौन सा फ्री रेडिकल बना होगा। तो 45 का डिफरेंस आया तो मैंने फौरन मिथाइल इथाइल प्रोपाइल लिखा। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल लिखने के बाद साइम आप ठीक कह रहे हो, वो भी ऑप्शन है, वो भी दिया हुआ है उसने आंसर, वो मैं भी डिस्कस करूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, वेल डन। बेटा पहला ऑप्शन मैंने ये किया कि मिथाइल इथाइल प्रोपाइल की तरफ किया और मैंने देखा कि क्या एग्जैक्ट मैच तो नहीं कर रहा, समटाइम एग्जैक्ट मैच कर जाता है, नहीं कर रहा ना। फिर मैंने 15 वाला बेटा इसलिए पिक नहीं किया क्योंकि 15 वाले में मुझे बहुत ज्यादा नंबर ऐड करने पड़ेंगे ना। 15 में देखें 15 और 45 में बहुत फर्क है, तो जहां पर 43 वाले में बेटा मैं ऐड ही नहीं कर सकता कुछ, दो का ही गैप है, मैं ये तो नहीं कर सकता ना C3H9, वो तो बॉन्ड ही बढ़ जाएंगे, इसलिए मैंने दरमियान वाला पिक किया। और मैंने देखा है कि इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 45 और 29 में। 45 और 29 में डिफरेंस निकाला 16 का आ रहा है, तो मुझे फौरन मेरा माइंड क्लिक करेगा हाँ यार इसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, C2H5 हो। और साइम आपने बिल्कुल ठीक बताया बेटा, एक और भी है इसमें, क्योंकि बेटा हमें फॉर्मूला नहीं पता ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें नहीं पता, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हैं, इसमें आप बना सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन आप देखें इसमें O जो है ना बेटा 2 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है O इसमें मोर देन 1 है, राइट, क्योंकि वो कॉमन सेंस है। अगर 13 ऑक्सीजन है, 13 ऑक्सीजन है बेटा, सॉरी 13 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, मैक्सिमम हाइड्रोजन अगर आप डालेंगे तो फिर भी बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, तो ऑक्सीजन इसमें जो है बेटा वो मोर देन 1 ही है। तो इसलिए अगर 1 से ज्यादा ऑक्सीजन हो तो आपका माइंड क्लिक करना चाहिए कि इसमें कार्बोक्सिलिक या एस्टर हो सकता है। ये आपने एस्टर वाला लिंक अभी बनाया है, तो कार्बोक्सिलिक ये होता है बेटा। देखिए क्या यहां से अगर बेटा फ्री रेडिकल बने तो इसका कितना मैस आ रहा है कार्बोक्सिलिक का, कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन हो गए और 1 हाइड्रोजन हो गया। तो अगर आप COOH का मैस निकालें तो ये बेटा ये भी आपके पास बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। तो बोथ आंसर्स आर एक्सेप्टेबल, ठीक है, आप दोनों आंसर दे सकते हैं। आप लोग
अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक कहां से आया, तो आप बेटा काइंडली पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लें, आपको पता चलेगा ऑक्सीजन एक से ज्यादा है, तो फिर आपका माइंड क्लिक करेगा हाँ इसमें एस्टर या कार्बोक्सिलिक दोनों हो सकते हैं, तो कार्बोक्सिलिक का बेटा फिर आपने फ्री रेडिकल बनाकर चेक करना। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इस पर आ जाए। कह रहे कि the name of many drug used in medicine often include part of the name of the functional group their molecule contain। कि बेटा जो फंक्शनल ग्रुप के जो नाम होते हैं ना, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल का नाम होता है ना, मॉलिक्यूल का नाम, उसके अंदर समटाइम फंक्शनल ग्रुप का नाम भी शो हो रहा होता है। कह रहा है सजेस्ट two functional group present in a molecule of the drug name chlormphenicol। पर आप जरा सोचें इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं। OL अल्कोहल बता रहा है, गुड निमरा। क्लोर से क्लोरीन, AM से एमाइन, PHEN से फिनाइल या बेंजीन। ये सब फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, आपने सिर्फ दो लिखने, तो यहां लिख दें आप क्लोरीन, जो आपको ज्यादा जिसपे यकीन होगा वो दो लिख दें, और अल्कोहल। ठीक है, सजेस्ट टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द ड्रग क्लोरएम्फेनिकोल। तो क्लोर से क्लोरीन, AM से एमाइन, फेनिकोल से फिनोल, फिनाइल, ये AS के बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ, आप इसको छोड़ सकते हैं फिलहाल, और OL से अल्कोहल। अब बेटा आगे चलते हैं। कह रहे कि द ड्रग नेम केटामाइन readily react with proton as shown, state the role of ketamine। केटामाइन जो है यहाँ पर एज अ बेस काम कर रहा है, क्योंकि बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, तो ये एज अ बेस काम कर रहा है। फिर ये कह रहा है कि ketamine gives an orange precipitate with 2,4-DN pH, suggests the functional group in the ketamine molecule responsible for this observation। क्या मतलब है? कार्बोनाइल is present, T double bond O is present, कार्बोनाइल इसमें बेटा प्रेजेंट है ना। नेक्स्ट देखें, the mass spectrum of ketamine is determined, two peaks close to the molecular ion peak are observed with relative abundance shown in the table। बेटा देखें, एक पीक जो M और M+1 की है वो किस वजह से आती है बताएं, कल भी ये बात डिस्कस हुई थी। M+1 पीक कार्बन 13 की वजह से आती है, राइट। M+1 पीक किस वजह से आती है? कार्बन 13 की वजह से आती है। लेकिन ये बताएं कि M और M+2 पीक किस वजह से आती है भाई? M और M+2 की जो पीक है ये आती है किस वजह से? ड्यू टू दी हेलोजेंस, हेलोजेंस की वजह से आती है, क्योंकि हेलोजन के आइसोटोप में दो का फर्क होता है। अब आप अच्छा पहले इसको बेटा ये क्वेश्चन कर लेते हैं। यूज द नंबर इन द टेबल टू शो देयर आर 13 कार्बन एटम इन द केटामाइन मॉलिक्यूल। पर आपने ये बताना है कि आपने ये बताना है कि यहां पर क्या, हाँ, यूज द नंबर इन द टेबल टू शो दैट देयर आर 13 कार्बन एटम इन द केटामाइन। वो बेटा वही फार्मूला आप लगाएं, n इज इक्वल टू 100 1.1 m+1 डिवाइडेड बाय m, राइट। आपने शो करना है कि n यहाँ 13 है। कैसे शो करना है? आप बेटा यहाँ पर m की अबंडेंस ये आ रही है, m प्लस की ये आ रही है, m+1 की जगह लगाएंगे 14.3, m की जगह लगाएंगे 100, तो इसको सॉल्व करें बेटा 14 आना चाहिए, 13 आना चाहिए, ठीक है, 13 आ जाएगा आपका आंसर। ये तो बात ठीक होगी। नीचे देखें, इन एडिशन टू कार्बन एंड हाइड्रोजन ईच मॉलिक्यूल ऑफ केटामाइन, ये स्टेटमेंट गौर से पढ़िएगा, ईच मॉलिक्यूल ऑफ केटामाइन contains one atom of each of 3 different elements। Each molecule of ketamine contains one atom of each of 3 different elements। These are called heteroatoms। One of these heteroatom is a halogen। फिर वो आपसे ये कह रहा है कि इस केटामाइन के अंदर 3 डिफरेंट एटम्स हैं कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है, और एक उनमें हेलोजन भी है। तो use the figure in the table to suggest the identity of this halogen। आप बताएं जी हेलोजन कौन सा होगा?
ये तो समझ आ गई कि हैलोजन है। कैसे समझ आई कि M और M+2 पीक आ रही। तो बेटा M और M+2 पीक अगर आए तो उसकी आप हाइट देखते हैं, दोनों हाइट्स अगर इक्वल हो, मतलब एक जैसी हाइट हो, रिलेटिव अबंडेंस एक जैसी हो, तो फिर तो होना था ब्रोमीन। लेकिन अगर उनमें 3:1 हो, अगर उनमें रेशो क्या हो 3:1, ये आपको याद रखना है कि क्लोरीन 35:3 और क्लोरीन 37:1, अगर 3:1 हो तो जरा देखिए इनमें रेशो क्या आ रही है 100 और 33.3 में क्या रेशो आ रही है जी, इसमें 3:1 आ रही है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कौन सा इसमें हेलोजन होगा, हेलोजन इसमें क्लोरीन होगा या हेलोजन इसमें ब्रोमीन होगा। तो आप बताएंगे इसमें जो रेशो आप लिखेंगे ये कि रेशो ऑफ M and M+2 peak is 3:1. So halogen is chlorine. ठीक है जी। अब आ जाए आगे। अब वो कह रहे जी कि आप क्या करें, यूज दिस इंफॉर्मेशन इन बी में जो बेटा इंफॉर्मेशन दी ये सारी, इसको यूज करते हुए टू कंप्लीट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ केटामाइन। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ क्या करता हूँ। केटामाइन एमाइन है, एमाइन क्या नाइट्रोजन होगा, एमाइन में हाइड्रोजन होता है नहीं, सॉरी नाइट्रोजन होता है या नहीं होता, एमाइन में नाइट्रोजन होता है ना, एक तो नाइट्रोजन होगा। क्या इसमें क्लोरीन है या नहीं है, अभी आपने प्रूफ किया जी इसमें क्लोरीन इज प्रेजेंट। ऑक्सीजन का मुझे कैसे पता चला, ये देख थोड़ा सोचे, मैं कह रहा हूं इसमें ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन मुझे कैसे पता चला, ऑक्सीजन मुझे ऐसे पता चला, ऊपर मैंने केटामाइन के बारे में कहा था कि केटामाइन जो है इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है केटामाइन, तो ऑक्सीजन भी तो होगा ना, इसलिए यहां पर केटामाइन भी है। और एक और चीज यहां समझने वाली, वो कह रहे हैं कि जो हेट्रो एटम्स है ना, हेट्रो एटम्स डिफरेंट एटम, ये एक एक है, वन एटम ऑफ ईच ऑफ दीज 3 डिफरेंट एलिमेंट, ये 1 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन भी 1 होगा, Cl भी 1 होगा, O भी 1 होगा, इसके आप नंबर नहीं बढ़ाएंगे। अब इसका टोटल मास कितना है जी केटामाइन का, ये केटामाइन ही है ना या नहीं, नहीं ये केटामाइन नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं जी इसका टोटल मास इसने कहीं दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। अच्छा अब बेटा देखें, द मास स्पेक्ट्रम ऑफ केटामाइन इज डिटरमिन्ड, एक मैं ऊपर से क्वेश्चन, आप बेटा आप लोग क्वेश्चन देख लें, ये है केटामाइन की इंफॉर्मेशन सारी हमारे पास, और 13 कार्बन हैं इसमें, एक एक उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिया हुआ है। हाँ ये देखिए बेटा टेबल में, ये आपको बेटा मैस यहाँ पर आ गया है। मैस कितना है इसका टोटल 237, अगर कार्बन 13 होगा तो 238, तो इस सारे का मैस आपके पास है 237, ठीक है जी केटामाइन का। अब आपको पता है कार्बन भी 13 वो फिक्स है, नाइट्रोजन 1, Cl1, O1, कार्बन 13, तो हाइड्रोजन कितने होंगे गैस कर सकते हैं नहीं कर सकते, कार्बन 13 कितना होता है 13 टाइम्स 12 कर लें, 13 टाइम्स 12 156 कार्बन का आ गया। हाइड्रोजन हमें नहीं पता, ये अननोन रहने दे बेटा। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, क्लोरीन का 35, ऑक्सीजन का 16 इज इक्वल टू 237, ठीक है। तो आप इस सारे को ऐड कर देना, 156 को 14 को 35 को और 16, तो 156 प्लस 14 प्लस 35 प्लस 16, तो 221 आ रहा है जी 221, और यहाँ आना चाहिए आपके पास कितना 237, इसको मैं सी करके लिखता हूँ, ये आना चाहिए आपको 237। बेटा कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें, कितना ऐड करूं मैं जी, कितना ऐड करूंगा इसमें मैं ऐड करूंगा बेटा 16, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन कितने होंगे 16 होंगे, राइट। तो C13H16N1Cl1O1, जी बेटा गुड।
अब बेटा देखिए नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, बस फिर खत्म करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ निकोटिनामाइड इज शोन, द हाइट ऑफ एम पीक। अच्छा ये बेसिकली फॉर्मूला है वही वाला, सिर्फ आप क्या किया, मैं फॉर्मूला पहले लिखता हूँ। n इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 1.1 इंटू m प्लस 1 और m प्लस, सॉरी चल। अब बेटा देखिए वो कह रहे हैं कि the height of m peak is 80, calculate the expected height of m plus 1। ये आपने बताना है इसका। n कहां पर है भाई? n आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर है। आप जरा मॉलिक्यूल को देखें तो मॉलिक्यूल में आपको बेटा n मिल जाएगा। कितना है जी यहाँ पर निकोटिनामाइड के अंदर? कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। बेटा n की जगह आप लिखें 6, 100, 1.1, m प्लस 1 आप ऐसे ही रहने दें, और m आपके पास बेटा यहाँ गिवन है। m कितना 80 आ रहा है। शाबाश, जल्दी से बच्चा मुझे इसका आंसर बताए ताकि बेटा हम क्लास खत्म करें। इसका आंसर शाबाश बताएं क्या आ रहा है। फाइव 5.28 आ रहा है या नहीं आ रहा आंसर? अगर तो 5.2 इज द आंसर तो आपका आंसर ठीक होगा। 5.28 जी बेटा, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो हम बेटा क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, और कल की क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में आपको ग्रुप में बता दूं कल हम क्या पढ़ेंगे।